अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो फहरिस्त है वो बाकायदा तौर पर बना ली गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के पास अप्रूवल के लिए जो है वो टेबल पर पहुंच चुकी है और मोस्ट प्रॉबली आने वाले 2-3 दिन के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है वो अपडेट सामने आ जाए। तो क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेंटोर थे, जी हाँ, मेंटोर के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 4 मेंटोर जो हैं वो अभी भी तनख्वाहें ले रहे हैं। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद मेंटोर्स को बाय बाय कर दिया था, लेकिन 4 मेंटोर्स जो हैं वो अभी भी तनख्वाहें ले रहे हैं। और पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 से 2026 है, जो कि जुलाई से स्टार्ट होना है, उसके अंदर बड़ी चेंजेस के ऊपर जो है बातें शुरू हो गई हैं। बल्कि एक पूरी लिस्ट जो है वो बना ली गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से। जी हाँ, जो प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं मैं सबसे पहले उनके नाम लूँगा और कैटेगरी जो डी है उसके अंदर इस दफ़ा बहुत से प्लेयर्स जो हैं उनके नाम एंटर हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि आज से जून मई के एंड में और जून के अंदर एक खबर सामने आई थी कि जो हमारे डोमेस्टिक के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको डी कैटेगरी के अंदर जो है वो कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि हम अक्सर हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके हवाले से शिकायतें करते हैं कि भाई हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं इनको उस तरह मुआवजा नहीं मिलता। तो अब खबरें ये सामने आई हैं कि जो इमर्जिंग प्लेयर हैं उनको डी कैटेगरी के अंदर जो है वो या एक बाकायदा से ई कैटेगरी बनाई जाएगी, जिसका मतलब इमर्जिंग होगा और उस इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर जो है डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा जो टॉप परफॉर्मर होंगे। अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि सारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं सबको शामिल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल जो प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं उसके अंदर सर फहरिस्त जो नाम सामने आ रहे हैं वो आ रहा है आमिर जमाल का। अच्छा, अब आमिर जमाल के हवाले से बहुत से लोग 804 की कंट्रोवर्सी से भी लिंक करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आमिर जमाल की जब से इंजरी सामने आई है उसके बाद ना वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं और ना ही अभी तक कोई उनकी कोई बेहतर परफॉर्मेंस आई है। वैसे मेरे ख्याल से आमिर जमाल जैसा टैलेंट हम लोगों ने वेस्ट किया है, आई एम वेरी सॉरी टू से। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद खुरैरा का, फिर हसीबुल्ला। अच्छा, वैसे इसके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है, ये मैं आपको बताऊं इनकी इंजरी के हवाले से। फिर हमने इनको उस तरह चांसेस नहीं दिए जिस तरह देने चाहिए थे। वनडे के अंदर इनको चांसेस देने चाहिए थे, टेस्ट के अंदर चांसेस देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए जिस तरह हमने साइम अयूब को दिया। बहरहाल इनका नाम भी बाहर हुआ है। उसके बाद उस्मान खान। अच्छा, वैसे मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं, उस्मान खान के हवाले से पिछले दिनों खबरें भी चल रही थी कि भाई इसने अगर यूए की क्रिकेट को खैराबाद किया और यहाँ पाकिस्तान आया तो यहाँ अगर पीएसएल के अंदर तो रन्स वगैरह कर लिए, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया। दोस्तों, बात पता क्या है कि यूएई के अंदर अगर ये खेलता रहता तो इसके दाने पूरे थे, ठीक है। पाकिस्तान को अगर वो सर्व करने आया है तो मेरे ख्याल से कम प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। ये नहीं कि अगले को कहा जाए कि जी वो जिसकी तो कैटेगरी नहीं थी, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में फिट ही नहीं होता। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जितना टैलेंट आजकल डोमेस्टिक में वेस्ट हो रहा है ना, अगर मेरे ख्याल से उसको मेरिट के ऊपर लाया जाए ना तो आज हमारी क्रिकेट का ये हाल ना हो। मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि उस्मान खान के ऊपर तनकीद करना या ये चीज़ें करना, ये मेरे ख्याल से गलत है। आपको मौके देने चाहिए जिस तरह हमने बाकी प्लेयर्स को दिए हैं। आप जब एक मैच के अंदर खिलाएंगे और अगले 4 मैचों का पता ही नहीं है प्लेयर्स का और अचानक उठाकर उसको जनाब जी प्लेइंग 11 में शामिल कर देंगे तो ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। ये प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी शेक करती हैं। अभी आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों में माइक हसन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसी वाले से क्रिटिसिज्म हुआ है कि भाई आप यानी कि फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं, बल्कि आपने पिछले 11 वनडे के अंदर एक भी प्लेइंग 11 ऐसी नहीं है जो सेम हो। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जो नाम आ रहा है वो मोहम्मद अली का सामने आ रहा है। अब मोहम्मद अली ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से पिछले पीएसएल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। इस दफ़ा वो फेल हुए, लेकिन आप इनको न्यूजीलैंड लेके गए, वहाँ इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब आकिब जावेद नाम था, वो लड़का कहाँ गया कोई पता नहीं। अली रज़ा नाम था, वो लड़का कहाँ गया कोई पता नहीं। हम मौके देते हैं लेकिन फिर उसके बाद बाहर कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। बहरहाल आपको बताता चलूँ, अब जिन लड़कों के नाम एंटर हो रहे हैं
उनके नाम आपको बताता चलूँ, हसन नवाज सरफहरिस्त। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मेरे ख्याल से आंखों का तारा है हसन नवाज। हर फॉर्मर प्लेयर उसके ऊपर बात कर रहा है। मैं यकीन करें तहे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसको पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से और नज़र बद से बचा कर रखे। वैसे आजकल बाबर आजम के हवाले से भी चीज़ें चाह रही हैं कि जी नज़र बद लगी हुई है और ये तमाम चीज़ें, अल्लाह पाक बाबर आजम को भी बचा के रखे। मैं यकीन करें कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं खुद बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ से बाहर हैं, तो यकीन करें कि दुख होता है। लेकिन रियलिटी फैक्ट है और उसके ऊपर मेरे ख्याल से बात करना बनती है, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस उस हवाले से ठीक नहीं है। बहरहाल हसन नवाज़ है, मोहम्मद हारिस है, सुफियान मुकीम है, उसके बाद हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान है। इनको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि हसन अली ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। हाँ, इनको वेस्ट इंडीज़ वाले टूर में उस तरह इनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी, लेकिन मोस्ट प्रॉबली इन्होंने जो है पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। उसके बाद फ़खर जमान तो आपको पता है कि मेगा स्टार हैं, तो इनके हवाले से तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था इनकी ट्वीट की वजह से, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनका नाम आ रहा है। अब जो नए लड़के जिन सामने आ रहे हैं उसके अंदर हुसैन तलत का नाम सामने आ रहा है। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, खुशदिल शाह को दिया जाएगा, साहबजादा फरहान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इसमें कुछ नाम हैं जो कि मेरिट के ऊपर 100% पूरे उतरते हैं, लेकिन सवाल है शादाब खान के हवाले से। क्या शादाब खान जो कि इस वक्त इंजर्ड हैं और इंग्लैंड में इलाज करवा रहे, रिहैब अपना करेंगे, तो वो एशिया कप में भी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंशाल्लाह वो प्रॉपर अवेलेबिलिटी होगी उनकी। लेकिन अब सवाल है कि क्या शादाब खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा? बाबर आजम जिनको हम एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, मोहम्मद रिजवान जिनको एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर तो वो सेट नहीं बैठ रहे, वनडे और टेस्ट खेल रहे हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब सरफराज अहमद को वनडे और T20 से बाहर किया गया था तो उनकी कैटेगरी नीचे कर दी गई थी, उनकी कैटेगरी नीचे कर दी गई थी और सिर्फ जो था उनको एज अ अवॉर्डेड के जी इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा गया था। सेम सिनेरियो जब हमने शान मसूद को जब हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वहाँ लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, कैप्टन होने की वजह से जो है इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि क्या बाबर आजम वगैरह की भी कैटेगरी चेंज की जाएगी या फिर इनको एक कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा? और सवाल आता है सलमान अली आगा के ऊपर, क्योंकि सलमान अली आगा इससे पहले मोस्ट प्रॉबली सी कैटेगरी के अंदर है या बी कैटेगरी के अंदर है, तो क्या इनको ए कैटेगरी दी जाएगी? ये चीज़ें जो हैं ये आने वाले दिनों के अंदर, ये 2-4 दिन के अंदर जो है क्लियर हो जाएंगी जब मोहसिन नज़र नकवी साहब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अप्रूवल देंगे। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। मेन है हमारे जो मेंटोर हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि कुछ टाइम पहले बल्कि अप्रैल के अंदर ये चीज़ सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम मेंटोर जो हैं वो फारिग कर दिए थे और शुएब मलिक ने जो था वो खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। तो अब खबरें सामने आ रही हैं कि 4 मेंटोर जो हैं वो अभी भी जो है तनख्वाहों के हवाले से उनके मामला चल रहे हैं, बल्कि 2 को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टर्मिनेट भी कर दिया, जिसके अंदर वकार यूनस सामने है, सकलैन मुश्ताक सामने है। सरफराज अहमद और मिसबाउल हक को अभी तक ऑन बोर्ड किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं दी। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इनकी तनख्वाह को भी जो है वो कम किया जाएगा, क्योंकि 5 मिलियन ले रहे हैं ये पर मंथ, जो कि मेरे ख्याल से टू मच। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा है और उन प्लेयर्स के जिनको मेरे ख्याल से अगर मौका मिले तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हसीबुल्लाह हैं, उस्मान खान है, आमिर जमाल हैं। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मोहम्मद अली भी इसके अंदर शामिल है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये डिबेटेबल है कि भाई आप क्यों, क्योंकि मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको कहा था कि आप रिज़ाइन कर दें, जैसे शुएब मलिक ने किया था, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमें 4 मंथ की सैलरी प्रोवाइड की जाए ड्यू टू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमें नहीं दी जाएगी तो फिर हम मोस्ट प्रॉबली केस वगैरह भी करेंगे। लेकिन अब इसमें से जो 2 प्लेयर ऑन बोर्ड हैं जिसका ना सरफराज अहमद हैं, मिसबाउल हक हैं, इनका क्या फ्यूचर होगा? क्या ये भी 4 महीने की सैलरी के लिए ख्वाहिशमंद है या फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहेंगे ठीक है जी आप जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं हम उसके मुताबिक सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट कर देते हैं? ये भी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, लेकिन अभी ये भी मामला चल रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के ऊपर। दोस्तों मोस्ट प्रॉबली 18 रुकनी स्क्वाड के वाले से जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। पहले 15 आ रही थी, अगर 18 रुकनी होगा तो मोस्ट प्रॉबली 15 जो है वो स्क्वाड होगा हमारा मेन,
और 3 प्लेयर्स को हम सब्जेक्ट के अंदर रखेंगे ड्यू टू इंजरी या किसी भी मामलात के हवाले से। जैसा आपको शायद याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने 15 लड़के थे और 3 लड़के जो थे वो हमारे होटल के अंदर ही बैठे रहते, जिसके अंदर इब्रार अहमद का नाम सर फहरिस्त शामिल था कि इब्रार अहमद के हवाले से हम बातें कर रहे थे, भाई ने इब्रार नु खिलाओ, इब्रार नु खिलाओ, इब्रार नु खिलाओ। तो ये जो चीज़ें हैं, अब उन 3 में कौन से नाम होंगे, क्या बाबर आजम होंगे, क्या मोहम्मद रिजवान होंगे या हसन अली होंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि अगर अहमद दानियाल और हम सलमान मिर्ज़ा को ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वाड बन रहा है वो 18 रुकनी बन रहा है। अगर हम बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को निकालते हैं तो हमारा स्क्वाड हो जाता है 16 रुकनी। तो 16 रुकनी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अपडेट थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमें 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो इंक्लूड करने दें। लेकिन अगर बाबर और रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये स्क्वाड चला जाएगा 18 रुकनी पर। लेकिन मोस्ट प्रॉबली ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हुसैन तलत को भी बाहर किया जा सकता है। हुसैन तलत के हवाले से भी जो है वो डाउट रेस किए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि इस 18 रुकनी स्क्वाड के हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाले 3-1 दिनों के अंदर स्क्वाड भी बाकायदा तौर पर एशिया कप का जो है अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि 9 सितंबर से 29 सितंबर तक जो है वो 7 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक जो है वो एशिया कप है। और उससे पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलनी है। और ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से बास अफरीदी का नाम सामने आ रहा है, अहमद दानियाल का नाम सामने आ रहा है, सलमान मिर्ज़ा का नाम सामने आ रहा है। और ये चीज़ खबर सामने आ रही है कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को उसमें रेस्ट दिया जाएगा। तो क्या अपडेट्स आती हैं, ये 2-4 दिन के अंदर जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।